हेलो एंड वेलकम बैक टू जयनाथ। तो कुछ दिनों पहले जो है तुम लोगों से बात करते हुए और तुम मेंटोरशिप में बच्चों से इंटरेक्ट करते हुए और कम्युनिटी पोस्ट के बाद तुमसे इंटरेक्ट करते हुए मुझे दो मेजर पेन पॉइंट्स जो थे वो बालकों के समझ आए। पहला था कि ऑनलाइन लेक्चर्स को लेके बहुत ज़्यादा बैकलॉग बन गया है, तो उसका जो वीडियो है वो ऑलरेडी आउट हो गया है। दूसरा जो एक पेन पॉइंट था कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके बहुत ज़्यादा जीवन में संघर्ष हो रहा है। एक मैंने वीडियो केमिस्ट्री पे करी थी, बट उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑफकोर्स उतना ज़्यादा, क्योंकि केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक तीनों ही है, तो तीनों पे ध्यान गया था। आज मैं कोशिश करूँगा कि ऑर्गेनिक में एक डीप डाइव करूँ। तुमको ऑर्गेनिक इन जनरल कैसे पढ़ना है उसके बारे में बताऊँगा। मैं चैप्टर वाइज जाऊँगा ऑर्गेनिक में कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है ना। ये मुझे लगता है जो चैप्टर वाइज गाइड है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में अपन थोड़ा इन डेप्थ घुसेंगे। एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से सवाल आते हैं, क्या पूछ रहा है जेईई मेंस, उस पर भी अपन बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये बात मैं जितनी ज़्यादा स्ट्रेस करूँ उतनी कम है। मैं तुम्हें कईयों बार बता चुका हूँ, जीओसी, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म्स ये तुम्हारे जितने अच्छे होंगे ऑर्गेनिक तुम्हारी उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा तुम शुरुआत में कि अगर 2027 एस्पायरेंट हो तो मैं ये नहीं कह रहा मास्टरी कर लो, लेकिन जीओसी में तुम्हें बेसिक एसिडिक बेसिक ऑर्डर्स आने चाहिए। तुम्हारे सारे इफेक्ट्स तुम्हें आने चाहिए। रेजोनेंस हो गई, तुम्हारा मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, पूरी ऑर्गेनिक में काम आएंगे। खासकर रेजोनेंस तो इतनी ज़्यादा काम आएगी, हर जगह रेजोनेंस रेजोनेंस रेजोनेंस। तो प्लीज़ जीओसी में इन सब चीज़ों की तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, इन सब की जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। आइसोमेरिज्म इस पर आगे बात करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म्स में कैसे हो रहा है रिएक्शन, सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म जब मैं कहता हूँ तो ये नहीं कि तुम्हें SN1 SN2 क्या होता है, E1 CB क्या होता है, ये सब तो तुम्हें पता होगा ही, लेकिन कंडीशंस कौन सी, किस कंडीशन में SN2 जो है वो मैकेनिज्म फेवरेबल होता है, कहाँ पे जहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है वहाँ को क्यों SN1 होता है फेवरेबल, SN2 क्यों नहीं होता फेवरेबल, SN1 किन परिस्थितियों में फेवरेबल होता है, कार्बोकेटायन जो बनता है उसकी कहाँ स्टेबिलिटी का क्या रोल रहता है, ठीक है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये पूरी ऑर्गेनिक में तुम्हारे इस्तेमाल आएंगी। और अगेन बहुत सारी चीज़ें बच्चे ये छोड़ देते हैं। सॉल्वेंट का क्या रोल रहता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो क्या होगा, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है तो क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ईथर में होता है अक्सर रिएक्शंस। जेईई मेंस को बहुत पसंद है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, वो अक्सर ईथर यूज़ करता है और पोलर में तुम्हारा पानी यूज़ करता है। तो क्या इससे असर पड़ता है, इसका क्या क्या चीज़ें होती हैं इससे, ये सब तुम्हारा जितना अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आगे जेईई मेंस में तुम उतने ही ज़्यादा, और जेईई एडवांस में भी उतने ही ज़्यादा सवाल जो है ईजिली सॉल्व कर पाओगे। इस बात को गांठ बांध लो, ठीक है। दूसरी चीज़, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, मैंने कभी कहा जेईई मेंस में, तो मैंने जब पेपर देखे, मैंने जब पढ़ा, तो मुझे ये समझ आया कि जो नेम रिएक्शंस हैं वो ऑर्गेनिक में सुपर इंपॉर्टेंट है। मैं नेम रिएक्शंस की तुम्हारा स्ट्रेस नहीं कर सकता इनफ कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा रीमर टीमन रिएक्शन हो गया, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, बहुत बेसिक बेसिक जो हाइड्रोकार्बन के नेम रिएक्शन है जैसे वुड्स रिएक्शन वगैरह हो गए तुम्हारे, ये भी सीधा सीधा पूछ लिए जा रहे हैं। इनके मैकेनिज्म्स, इनके रिलेटेड सवाल, इनसे क्या बाय प्रोडक्ट बनकर आ रहा है, इसमें इक्का दुक्का चेंज करने के बाद क्या चीज़ें बन रही हैं, नेम रिएक्शन से सीधा जेईई मेंस में सवाल जो है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बात चली है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड मैंने तुम्हें बहुत क्लियर कट बता दिया। अगर तुम्हारा अभी तक ये नहीं समझो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के गुजारिश है इसको समझ लो। एंड ऐसे में मुझे लगता है एक बहुत प्यारा रिसोर्स जो है वो तुम्हारे काम आ सकता है। दिशा पब्लिकेशंस की किताब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम्ड रिएक्शंस फॉर जेईई मेंस एडवांस एंड नीट, ठीक है, क्योंकि तीनों में ही बहुत ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस रहता है। अभी इसका 3rd एडिशन इन्होंने लॉन्च किया, थरली उसको रिवाइज करके, थरली अपडेट करके। बहुत प्रचलित ऑथर हैं रमेश सर, उनकी लिखी हुई किताब है दिशा पब्लिकेशंस के साथ। इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो मैं प्रॉपर्ली नोट करके लाया हूँ, और क्यों मैं तुम्हें वीडियो रोक के बता रहा हूँ। 32 ऑर्गेनिक के नेम्ड रिएक्शंस जो कि जेईई मेंस, नीट और जेईई एडवांस तीनों में ही बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। सभी रिएक्शंस को एनसीईआरटी किताबों के साथ मैप कर दिया है। तुम्हारे जो रिएक्शंस हैं वो फॉलोड है उनके प्रॉपर मैकेनिज्म्स के साथ, सारी कंडीशंस एक्सेट्रा सब चीज़ें बहुत डिटेल में दी हैं, कि उनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें नाम बता दिया और उसकी इक्वेशन दे दी, नहीं, पूरा सब डिटेल में बताया है। इसी के साथ साथ जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इन्होंने कुछ स्मार्ट मेथड्स दिए हैं कि जो रिकरिंग प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ओवर द ईयर्स इन एग्जामिनेशंस में, उनको सॉल्व करने के लिए क्या तरीके हैं, क्या बेहतर तरीके हैं जिनसे उन्हें जल्दी निकाला जा सकता है। और तो और सिर्फ तरीके बता के नहीं छोड़ा है, इसमें कितने 210 सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं और 580 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, जो कि सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, न्यूमेरिकल टाइप, सभी जो मैचिंग और पैसेज टाइप भी, बाप रे, मैंने तो और इसमें तुम्हें सवाल जो है वो मिल जाएंगे, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, तुम्हें नीट के सवाल मिल जाएंगे, नीट 2025, नीट 2024 में एक आधा रीटेस्ट हुआ था, इन्होंने उसके भी सवाल डाले हुए हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो देखो जो पूछी जा रही है वो एडवांस्ड हो, चाहे नीट हो, चाहे जेईई मेंस हो, उसमें कंसेप्ट्स मोर और लेस सेम रहते हैं। तो मैंने देखा कि अगर इतनी जो लेवल डाइवर्सिफाइड प्रैक्टिस है, अगर वो तुम्हें मिल जाए तो वो काफ़ी सही और ऑर्गेनिक
मैं जो नेम्ड रिएक्शंस का वेटेज है जितना बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से ये किताब जो एक बहुत बहुत तगड़ा तरीका हो सकता है इन रिएक्शंस को हमेशा याद रखने का और इनकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का, सिर्फ याद रखने के पर्सपेक्टिव से नहीं, क्वेश्चन सॉल्विंग पर्सपेक्टिव से, एग्जाम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव से भी। तो इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे कहने पे एक बार इसको जरूर चेकआउट करना, ठीक है। कमिंग बैक टू द वीडियो, अब आ जाते हैं चैप्टर वाइज गाइड पे, ठीक है। मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस वीडियो का जो यूएसपी है वो होने वाला है। शुरुआत तुम्हारी होती है चैप्टर वाइज नॉमेनक्लेचर से। नॉमेनक्लेचर की मैं ये नहीं कह रहा कि तुम, जैसे अलग सर की एक प्लेलिस्ट है नॉमेनक्लेचर की, उसमें उन्होंने इतना डीप में जाके पढ़ा है, इतना डीप में जाके पढ़ाया है, उसकी ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं उन सब की नॉमेनक्लेचर आनी चाहिए। बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स कौन से, तुम अपना सिलेबस उठा के देखना, हाइड्रोकार्बन के बाद तुम्हारा एल्काइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स शुरू हो रहा होता है, ठीक है। तो हैलाइड्स से लेकर अमीन्स तक, इनकी बेसिक बीच में तुम्हारे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, एल्डिहाइड्स आ जाते हैं, कीटोन्स आ जाता है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, इन सब की तुम्हें आनी चाहिए। बहुत बहुत बेसिक है। अल्कोहल में ऑल लगाना होता है, कीटोन में ओन लगाना होता है, ठीक है। एल्डिहाइड में अल लगाना होता है। तो इस तरीके की चीज़ें, कहाँ वो चेंज होता है, कैसे होती है, तुम्हें बेसिक नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। ये सब तुम्हें आगे जो है काम आएगा। बाकी तुम प्रैक्टिस करते करते भी नॉमेनक्लेचर काफ़ी हद तक सीख जाते हो, तो बहुत ज़्यादा परेशानी इसकी नहीं है, ठीक है। दूसरा आइसोमेरिज्म, जीओसी के बारे में, जीओसी मैंने यहाँ नहीं लिखा है, जीओसी का मैंने तुम्हें पीछे बता दिया था कौन से सब टॉपिक्स तुम्हें आने चाहिए। जीओसी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन नहीं करना है। जीओसी में एसिडिक ऑर्डर और बेसिक ऑर्डर के सवालों से सीधा, इनके टॉपिक से सीधा सवाल भी आ जाते हैं। तो अभी तक मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये सब इस हिसाब से पढ़ोगे, अच्छा आगे में मिक्स होके आ जाए तो फ़ायदा रहे। लेकिन जीओसी एक ऐसा चैप्टर है जिससे अपने इंडिविजुअली भी बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, तो जीओसी की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन नहीं करना है, ठीक है। आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेसिक तुम्हें आना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज़ वन थिंग जिस पर मैं कहूँगा जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना बेहतर है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कायरल सेंटर्स, कितना क्या रेशमिक मिक्सचर बनेगा, क्या नहीं बनेगा, इसमें भी ना मैं कहूँगा तुमसे रिएक्शन प्लस प्रोडक्ट बेस्ड स्टडी करो। अब तुमको हो गया होगा भैया क्या कह रहे हो, ये मैंने तो देखा आइसोमेरिज्म के लेक्चर में सीधा चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। लेकिन आइसोमेरिज्म से इंडिविजुअली सवाल बहुत कम आता है। आइसोमेरिज्म से सवाल ज़्यादा मैंने देखा, या तो इस तरीके का सवाल आएगा, तुम्हें 4 प्रोडक्ट दे दिए हुए होंगे और बोल देगा कि इसमें से सही कौन सा है ये बताओ। तो उसमें तुम्हें देखना पड़ेगा कहाँ कायरल सेंटर बन रहा है, किस तरफ शिफ्टेड है। अपना 2 चीज़ें होती हैं केमिस्ट्री में दोस्त, एक ये साइन होता है और एक ये साइन होता है ना। मालूम है कि नहीं मालूम है, मालूम होनी चाहिए ये बात। तो इससे पता चलता है ये बाहर जा रहा है पेज के, कौन सा अंदर जा रहा है पेज के। इस तरीके से तुम्हें वहाँ पे एक प्रोडक्ट देंगे, ऐसे ऐसे बना के 4 ऑप्शन दे देगा कि अच्छा ये है बताओ। एक ऐसे ऐसे बना देगा, ऐसे बना देगा, फिर एक ये बना देगा और ये बना देगा। तो तुम्हें देखना होगा किस तरफ, जैसे जनरली ये वाली स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि दूर हैं, तो स्टीरिक हिंड्रेंस कम रहता है। बट इस तरीके के सवाल मैंने देखे। दूसरा तुमसे प्रोडक्ट पूछेगा कि बोलेगा रीमन टीमन रिएक्शन में ये चीज़ें हुई, फाइनल प्रोडक्ट में कितने कायरल सेंटर है ये बता दो। तो इस तरीके से जब तुम आइसोमेरिज्म को पढ़ोगे तो वो तुम्हें बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। मैंने अगर नेम रिएक्शंस के बारे में तुम्हें दिशा की किताब भी बताई, नेम रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तीसरा, मैं इनको फंक्शनल ग्रुप चैप्टर्स कह लो या रिएक्शन चैप्टर्स कह लो, मैं इनको फंक्शनल ग्रुप चैप्टर्स कहता हूँ। हाइड्रोकार्बन से अमीन्स, इनके लिए तुम्हें 3 बातें ध्यान रखनी है। इंडिविजुअली किसी एक पर्टिकुलर को नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्यों नहीं छोड़ना है, इसलिए नहीं छोड़ना है क्योंकि मैंने देखा है सवाल मिक्स होके आ जाता है, और अगर सवाल मिक्स होके आ गया और उसमें अल्कोहल का कंसेप्ट और एल्काइल हैलाइड का कंसेप्ट लग रहा है और तुमने अल्कोहल को इंपॉर्टेंस दी, एल्काइल हैलाइड को नहीं दी, तो तुम्हारा पूरा सवाल जो है वो लटक जाएगा। इसलिए प्लीज़ कोशिश करो किसी को ना छोड़ो। बहुत ज़्यादा लंबे, बहुत ज़्यादा टीडियस नहीं है ये चैप्टर्स इंडिविजुअली, और तुम्हारे पास वक्त है। अगर तुम 2026 के एस्पायरेंट हो तो भी तुम्हारे पास इस समय 5 से 6 महीने का समय बचा हुआ है। तो ऑर्गेनिक की वेटेज सबसे ज़्यादा आ रही है, 40% करीब वेटेज है, और उसमें भी इनकी सबसे ज़्यादा वेटेज है दोस्तों। प्लीज़ इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। नेम रिएक्शंस पे खासा ध्यान देना है। नेम रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स पे भी ये बता दिया। हर रिएक्शन का बेसिक नॉलेज तुम्हें होना चाहिए। SN1 है, SN2 है, क्या है, किस कंडीशन में फेवरेबल होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है। एक चीज़ अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, हम लोग इस पे ध्यान देते हैं रिएक्टेंट पे, और हम लोग ध्यान देते हैं प्रोडक्ट पे, और पूछ पता है क्या लिया जाता है, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट को भी अपने को नहीं छोड़ना है, उसको भी ध्यान रखना है। इंटरमीडिएट अक्सर तुम्हारे नेम रिएक्शंस में पूछा जाता है जिनके मैकेनिज्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और तुम्हारे 2 चैप्टर्स कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स, इनके इंटरमीडिएट्स भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो इनके एल्डिहाइड कीटोन के भी पढ़ ही लो यार, तो बेहतर है, ठीक है।
इनमें इंटरमीडिएट्स बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने देखे सवाल खासकर अमीन्स में, तो इनके इंटरमीडिएट्स क्या बन रहे हैं कौन से रिएक्शन में, उनकी तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, इंटरमीडिएट में भी ना कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें पूरा प्रोडक्ट नहीं होगा, बस इतनी भी जानकारी है कि कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, कार्बेनायन फॉर्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है क्या है, उससे भी तुम्हारा काम बन जाता है, सीधे वहाँ से भी सवाल आ रहे होते हैं, ठीक है। लास्ट में कुछ चैप्टर्स बचते हैं तुम्हारे, बायोमोलिक्यूल्स बचता है, पीओसी बचता है, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बट इसमें अभी इतना माथा खपाने की जरूरत नहीं है, इनको लास्ट में कर सकते हो क्योंकि याद करना है, अभी करा भूल जाओगे, बाद में करना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। अगली बात पर चलते हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, मैंने पहले भी ये बात कही है कि तुम्हें अगर रिएक्शंस ऑर्गेनिक के याद करने हैं तो दो काम करना है, पहला तो उनको लिखो और दूसरा उनकी प्रैक्टिस करो। अपन अक्सर फिजिक्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, उसमें प्रैक्टिस को इंपॉर्टेंस दे देते हैं और उसमें पर्याप्त प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन हम वही चीज़ ऑर्गेनिक में नहीं करते, ये समझ के केमिस्ट्री सब्जेक्ट है भैया, केमिस्ट्री आराम से, मेरे को तो थ्योरी पढ़नी है, नहीं, प्रैक्टिस ऑर्गेनिक में भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे मैं रिसोर्सेज बताऊंगा, बट शुरुआती रिसोर्स के लिए तुम्हें NCERT की बैक एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ईजी लग रही है तो टिक 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 करके जल्दी जल्दी करो, बट करनी है, ठीक है। अब कुछ रिसोर्सेज पे आ जाते हैं। मैंने रिसोर्सेज के दो अलग अलग टैब रखे हैं, दोनों पे नंबरिंग थोड़ी अजीब सी है, बट रिसोर्सेज बहुत तगड़े हैं। GOC एंड आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए सचिन राणा करके एक बंदा है, IIT बॉम्बे से, बहुत अच्छी पढ़ाई है, वहाँ से पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे ही है फ्री। GOC आइसोमेरिज्म अगेन अलग सर के ओल्ड वीडियोज़ भी बहुत अच्छे हैं, खासकर आइसोमेरिज्म के, GOC के भी बहुत बढ़िया है, बट GOC में सवाल सॉल्विंग थोड़ी कम कराई हुई है, तो हाँ तुम्हें देखना पड़ेगा। वन शॉट्स ओम पांडे सर के अच्छे हैं, रोहित अग्रवाल सर के अच्छे हैं, साक्षी गोरा मैम के अच्छे हैं यूट्यूब पर, अगर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रेफर करना है, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म अलग सर के पुराने वीडियो से तुम पढ़ सकते हो, गॉड लेवल अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया, यूट्यूब पे है, सब फ्री है, ठीक है। नेक्स्ट सेट ऑफ रिसोर्सेज, अगर वन शॉट्स देखना चाहते हो, मैंने तुम्हें टीचर्स बता दिया, बट वही बाउंस बैक सीरीज, मंजिल सीरीज। प्रैक्टिस तुम्हें मैंने कहा NCERT की बैक एक्सरसाइजेस से करनी है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स वैसे मैंने बता दिया है, नेम रिएक्शंस के लिए दिशा पब्लिकेशंस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस की किताब इज़ वेरी गुड, तो इसको तुम ज़रूर रेफ़र कर सकते हो, ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। अगला MS चौहान सर की किताब, यहाँ से तुम प्रैक्टिस करोगे, इस किताब से तुम्हें मेजर जो प्रैक्टिस का मटेरियल है वो मिल रहा होगा। विनीत खत्री सर की किताब है, वैसे दोनों मतलब दोनों में से ना कोई एक यूज़ कर सकते हो, या तो ये या ये, ठीक है। विनीत खत्री सर की किताब मैंने लगाई थी, मैंने अपने वक्त में MS चौहान सर की किताब बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करी थी, मुझसे हो नहीं पाई थी, मुझे डिफ़िकल्ट लगती थी, तो ये हल्की सी ईजियर साइड पर किताब है। और MS चौहान सर की जो किताब है वो अप्रोप्रिएट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, वो मुझे उस समय लगती थी, तब मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो दैट इज़ मोर और लेस इट फॉर द वीडियो। बहुत डिटेल में चला गया यार, बहुत डिटेल में बातें बताइए। मुझे लगता है अब तुम वीडियो को तुम्हें लाइक और हाइप कर देना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।